नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेज़बान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरियां बदल कर खड़ा हो जाएगा। कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देख कर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारें या ठोकरें मारो, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भग्गे जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेज़बान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशा ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां थी, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां दो, गौंठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में आया और मुरव्वत सच्चा मित्र एक भी नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, काल चिपके, कमर झुकी हुई, ना दिल में हिम्मत, ना कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौट कर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल रहे थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धाने के लिए लोटा गिलास मांझ रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा आ गया है। चपरासी ने कहा है अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है शारदा? कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा हाँ कहता है, साहब बुला रहे हैं। यहाँ कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखा बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद न संभल कर कहा, जरा सुन लूं किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेंगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दालमोट और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फंकियां लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक लिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डांट लगाएं या दौंत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बंगले ही पर है ना। चपरासी भला वह दफ्तर क्यों आने लगा? बादशाह की दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, यह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे,
यहाँ तक कि जोंघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगीं। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूं। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम करदम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद रे कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को अतो न देखकर मन में चिल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोल, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी, आ रहे हुजूर, घंटा भर में तो घर में से निकले। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुककर सलाम किया। साहब ने कड़कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूं। ज्यों ही चपरासी ने आवाज दी, हाजिर हुआ। साहब, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चले में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून की घंट पीकर कहा, हुजूर, मुझे 10 साल काम करते हो गए कभी। साहब, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर किया हो। साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर है, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटड़ों से मारेगा। चपरासी, हुजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ, हुजूर अपनी नौकरी ले लें। आप जो हुक्म दें वह बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें? साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, फंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मानता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मानते हैं? फतेहचंद के चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतेहचंद, मारा तो आया हूं, लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है, नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद, उसने सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना आप किसी साहब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेहचंद, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाती? शारदा, जहां ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं करूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यूं जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखें में वह बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला, दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गट्ठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे।
मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाऊं, क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूं। खाना खा लो तो दिखाऊं, तब तक मैं बैठा हूं। शायद वह तुम्हारा आखिरी खाना होगा, इसी कारण खूब पेट भर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कौंप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे पासंद भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वह फतेहचंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बैठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखिए आप हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था, जब तक यकीन था कि फतेहचंद गुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा। तब तक आप शेर थे, अब वह त्योरिया बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेशा, माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तन करी कहा, तुमने अभी आध घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों ऊल जलूल बातें कही थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा। हाँ, क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब, कब की बात है? फतेहचंद, अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था, बेहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं। क्या हुआ माई गार्ड? हमको कुछ खबर नहीं। फतेहचंद, नशा में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वह करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है। फतेहचंद, डंडा तौल कर, नहीं कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन लें, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कसान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी, अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं। अब किसी को गाली न देगा? अच्छी बात है, अब मैं जाता हूं, आपसे मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी।
आप सुन रहे थे कहानी बैरल के साथ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी इस्तीफा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।